हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलीमर की, जिसे हिंदी में हम बहुलक कहते हैं। और बहुलक से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं पहले कई सारे एग्जाम्स में। यहाँ तक कि रेलवे के कई एग्जाम्स में तो कितने बार रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन, यानी कि बार बार ये क्वेश्चन आते हैं रेलवे के एग्जाम्स में। ठीक है, तो चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो या फिर एसएससी का एग्ज़ाम हो, साइंस एक ऐसा टॉपिक है या फिर सब्जेक्ट है जिसके जीके के क्वेश्चन हमेशा हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाएंगे भी आगे। तो जो लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एनटीपीसी हो या फिर रेलवे ग्रुप डी हो, उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद है। और साथ में एसएससी वालों के लिए भी, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपको पता होगा कि जीके के क्वेश्चन जब आते हैं तो उसमें साइंस के जीके जरूर होते हैं। और पॉलीमर उन्हीं में से एक है जिसके क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुके हैं। और ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है, यानी कि ये भी साइंस का हिस्सा है और इससे कई सारे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। तो पहले तो हम डिटेल में समझेंगे पॉलीमर क्या होता है और इसके यूसेज के बारे में कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि पहले आ चुके हैं किसी न किसी एग्जाम में। ठीक है, तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और अच्छा लगे तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं कि ये पॉलीमर होता क्या है। तो आपको मैं पढ़ के बताता हूँ, कुछ मैंने यहाँ पे लिख रखा है। देखिए, वह प्रक्रम जिसमें बड़ी संख्या में सरल अणु एक दूसरे से संयोग करके उच्च अणुभार का एक वृहत अणु यानी कि लार्ज मोलिक्यूल बनाते हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग बहुलीकरण कहते हैं। ठीक है, और इस प्रक्रम के फलस्वरूप जो उच्च अणुभार का यौगिक बनता है उसको हम बहुलक यानी कि पॉलीमर कहते हैं। और जिन सरल अणुओं के संयोजक से यानी कि संयोजन से बहुलक बनता है उसको हम एक लक यानी कि मोनोमर्स बोलते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल मैं नीचे दूंगा, अभी पहले इस बात को समझते हैं कि इतना जो मैंने पढ़ा वो क्या पढ़ा और इसमें क्या लिखा गया है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्त कि पॉलीमर यानी कि जो बहुलक होता है वो क्या होता है। देखिए, पॉली मतलब पॉली आपने पढ़ा होगा, इंग्लिश में लोग पढ़े होंगे। पॉली का मतलब क्या होता है, एक से अधिक। ठीक है, पॉली का मतलब होता है एक से अधिक। और यहाँ पर भी बहुलक का मतलब बहु मतलब एक से ज़्यादा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि छोटे छोटे अणुओं को, सरल अणु का मतलब मोनोमोलिक्यूल्स जो होते हैं, छोटे छोटे अणुओं को मिलाकर के जब एक बड़ा अणु, मजबूत अणु बनाया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमर यानी कि बहुलक। ठीक है, क्या समझे मेरे दोस्त? सरल अणुओं को, छोटे छोटे सिंपल अणुओं को जब जोड़ करके यानी कि एक साथ कंबाइंड करके, मिला करके और कोई बड़ा मॉलिक्यूल हम बनाते हैं, बड़ा अणु बनाते हैं जो हमारे लिए यूजफुल होता है, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमर यानी कि बहुलक। और जिस प्रक्रिया जो द्वारा हम ये बनाते हैं, यानी कि जिस विधि द्वारा ये बनाते हैं पॉलीमर, उस विधि को हम लोग कहते हैं बहुलीकरण। क्या कहते हैं? बहुलीकरण। बहुलक बनाने की प्रक्रिया बहुलीकरण कहलाती है। ठीक है, तो कभी ये बहुलीकरण ऐसे तो नहीं पूछता है, बस ये बहुलक के बारे में पूछता है कि कौन सा पदार्थ किस बहुलक से बना है। ऐसे क्वेश्चन आता है और किस तरह के क्वेश्चन आए हैं हम आगे देखने भी वाले हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए कि एक लक या मोनोमर्स क्या होता है, तो हम ये बोलेंगे कि बहुलक जिन छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर बना होता है, उस हर एक छोटे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? एक लक यानी कि मोनो। मोनो का मतलब सिंगल होता है। ठीक है, मोनोमर्स यानी कि, जैसे देखिए, पॉलीमर और मोनोमर में अंतर समझ लीजिए। पॉली का मतलब मैंने बताया एक से ज़्यादा। ठीक है, पॉली का मतलब एक से ज़्यादा और मोनो का मतलब सिंगल यानी कि एक। तो अगर कोई एक अणु है, छोटा अणु है, सरल अणु है, तो उसको हम मोनोमर बोलेंगे यानी कि एक लक बोलेंगे। और अगर ऐसे ऐसे कई सारे अणुओं को मिलाकर एक बड़ा अणु बना दें हम, उच्च भार वाला, तो उसको क्या बोलेंगे? बहुलक बोलेंगे। तो ये आसान भाषा में बहुलक का डिफिनीशन था। अभी देखेंगे कि कौन कौन से स्पेशल बहुलक हैं जो आपको याद रखने हैं। देखिए, इस कैटेगरी में जो सबसे पहला बहुलक है और जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसका नाम है टेफ्लॉन। क्या नाम है दोस्त? टेफ्लॉन। तो कई बार टेफ्लॉन का आपसे फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो टेफ्लॉन का जो फुल फॉर्म है वो है पॉली टेट्रा फ्लोरो एथिलीन। ठीक है, क्या दोस्त, क्या नाम है इसका? पॉली टेट्रा फ्लोरोएथिलीन। और इसको शॉर्ट में इंग्लिश में हम PTFE के नाम से जानते हैं, इसको बोल सकते हैं। इसी का है, आप यहाँ से देख सकते हैं, पॉली के लिए P है, टेट्रा के लिए T है और फ्लोरो के लिए F है और एथिलीन के लिए E है। तो पॉली टेट्रा फ्लोरोएथिलीन का मतलब क्या है? टेफ्लॉन। और टेफ्लॉन जो होता है ये इसी का एक बहुलक है। किसका? पॉली टेट्रा। देखो, टेट्रा फ्लोरोएथिलीन का ये एक बहुलक है। ठीक है, उच्च बहुलक है। कौन? टेफ्लॉन। अभी आपको ये जानना है कि टेफ्लॉन का यूज कहाँ पर होता है। बस टेफ्लॉन के बारे में ज़्यादा कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं है। क्या याद रखना है मैं आपको बताता हूँ। बस टेफ्लॉन का यहाँ पर फुल फॉर्म याद रखिए। ठीक है, और ये किसका बहुलक है ये याद रखिए। तो फुल फॉर्म अगर आप याद रखते हैं तो किसका बहुलक है ये भी उसी में लिखा है। देखिए, ये पॉली
पॉलीमर के लिए लगा है और टेट्राफ्लोरोएथिलीन इससे ये बना है। ठीक है, किसका ये उच्च बहुलक है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन का उच्च बहुलक होने का मतलब टेट्राफ्लोरोएथिलीन के छोटे छोटे अणुओं को मिलाकर के ये बड़ा यौगिक बना होगा। ठीक है, आपको ज़्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, बस आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते हैं, आपको कोई सब्जेक्टिव लिखना नहीं है डिस्क्रिप्टिव में। बस आपको यहाँ ये बात याद रखना है कि टेफ्लॉन का एक तो फुल फॉर्म क्या होता है और दूसरा बात कि वो किसका बहुलक है, ये दो चीज़ आपको याद रखना है। अभी आते हैं टेफ्लॉन का उपयोग कहाँ पर होता है, ये आपको बताता हूँ। अब देखिए, पहले आपको ये बता दें कि टेफ्लॉन का गुण क्या है, टेफ्लॉन में क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं और उस प्रॉपर्टीज के आधार पर टेफ्लॉन का उपयोग कहाँ कहाँ होता होगा, ये आप समझिए ज़रा। सबसे पहला बात कि टेफ्लॉन जो होता है वो रासायनिक रूप से निष्क्रिय और उष्मा प्रतिरोधी है। निष्क्रिय का मतलब टेफ्लॉन किसी और पदार्थ से रिएक्ट नहीं कर सकता है, अभिक्रिया नहीं कर सकता है। ठीक है, और ये उष्मारोधी भी है। ठीक है, उष्मा प्रतिरोधी यानी कि उष्मा का भी इस पर असर नहीं होगा, उष्मा यानी कि हीट, गर्मी का असर नहीं होगा इस पर। ये उष्मा प्रतिरोधी होने का मतलब उष्मा को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने नहीं देगा, इसका मतलब ये भी हो सकता है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि इसका जो गलनांक है वो है 330 डिग्री सेल्सियस। टेफ्लॉन पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक्वा रेजिया, सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड, विलियन आदि का उच्च ताप पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए, पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि ये जो लिखे गए हैं, सांद्र नाइट्रिक अम्ल नाइट्रिक एसिड की बात कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक्वा रेजिया जिसको अम्लराज हम बोलते हैं। ठीक है, अम्लराज हिंदी में बोलते हैं इसको, एक्वा रेजिया। ठीक है, ये सारे जो एसिड हैं ये सामान्य ताप पर ही, कमरे के ताप पर ही बड़े बड़े चीज़ों को पिघलाने में ये सक्षम होते हैं। ठीक है, या फिर ये असर डालते हैं बड़े बड़े चीज़ों पर, कठोर से कठोर चीज़ों पर ये तुरंत असर डाल देते हैं। एसिड है, एसिड किसी भी चीज़ को पिघला देता है, बशर्ते उसका उतना क्षमता होना चाहिए एसिड का। ठीक है, कोई भी एसिड किसी भी चीज़ को नहीं पिघला पाएगा, उसके क्षमता के अनुसार पर होता है, मतलब कि उस एसिड में कितनी क्षमता है किसी चीज़ को पिघलाने की। ठीक है, तो जो सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, यहाँ तक कि एक्वा रेजिया की बात कर दिया, ये तो काफ़ी पावरफुल एसिड है, सोना को मतलब बड़े बड़े चीज़ों को, धातुओं को भी ये पिघलाने में सक्षम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर टेफ्लॉन में ये फ़ायदा है कि टेफ्लॉन पर इन अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यहाँ तक कि आप टेम्परेचर को हाई कर दीजिएगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये पहला इससे फ़ायदा है। पहला एक तो फ़ायदा था कि ये निष्क्रिय है, यानी कि किसी भी चीज़ से रिएक्ट नहीं करता है, और यही सबसे बड़ा कारण भी है कि अगर रिएक्ट नहीं करेगा तो इस पर कोई अम्ल का प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, और गलनांक भी काफ़ी हाई है, 330 डिग्री सेल्सियस, काफ़ी मतलब उच्च ये ताप है। अभी आगे देखते हैं कि अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। देखिए, टेफ्लॉन का उपयोग जो होता है वो सांद्र अम्लों व दाहक द्रवों को भरने की केन बनाने तथा उष्मा व रासायनिक पदार्थों के प्रति अस्थायी वस्तुएं जैसे गैस कट, सील इत्यादि बनाने में होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये उष्मा प्रतिरोधी है, रासायनिक रूप से निष्क्रिय है। इसका फ़ायदा उठा करके इसके अलग अलग क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे सांद्र अम्लों को जिसमें भरा जाता है, जिस केन में, यानी कि कोई बोतल बनाना है, बोतल मान लीजिए आपको, जिसमें अम्लों को रखना है, यानी कि एसिड रखना है। तो आपको पता है कि एसिड सामान्य बोतल में अगर हम रखेंगे, जो सिंपल बोतल होता है उसमें अगर आप एसिड को रखेंगे तो बोतल पिघल सकता है। ठीक है, लेकिन जो टेफ्लॉन से बनी बोतल होगी उस पर आपको पता है कि टेफ्लॉन पर इस एसिड का कोई असर नहीं पड़ता है, टेफ्लॉन पर एसिड का कोई असर नहीं पड़ता है। इसीलिए टेफ्लॉन का अगर बना हुआ कोई बोतल है उसमें अगर आप रखते हैं एसिड को तो उससे वो बोतल ख़राब नहीं होगा और आपका एसिड भी बच जाएगा। तो इसलिए एसिड को या फिर काफ़ी जो गर्म कोई पदार्थ है उसको आपको स्टोर करना है किसी बोतल में, तो वो बोतल किससे बनाया जा सकता है? टेफ्लॉन से बनाया जा सकता है, क्योंकि टेफ्लॉन पर किसी भी एसिड का या फिर हीट का, उष्मा का, गर्मी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये खराब नहीं होता है उसके कारण। गैस कट देखिए, गैस कटर जो होता है आपने देखा होगा। अब बताइए, गैस कटर का जो गैस कटर में से खुद गैस निकलता रहता है या फिर जो उसमें से आग निकलता है, उसके जो उसका ऊपर वाला शीर्ष भाग होता है, अब उसके गलने के चांसेस बन सकते हैं। अगर आप दूसरे पदार्थ से बनाइएगा तो बार बार वहाँ से हीट पास करेगी तो वो गल सकता है, लेकिन गलने का मतलब पिघलने से है एक्चुअली में, आप अपने भाषा में समझ लीजिएगा। ठीक है, वो पिघल सकता है, बार बार किसी चीज़ पर हीट हम डालेंगे तो वो पिघलने का चांस रहता है। बट यहाँ पर टेफ्लॉन जो है वो उष्मा प्रतिरोधी है, यानी कि इस पर हीट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसीलिए गैस कट बनाने में भी इसका यूज हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका उपयोग। देखिए, इंसुलेटिंग पदार्थ, इंसुलेटिंग यानी कि
किसी चीज़ को रोधक बनाने में, जैसे ऊष्मा प्रतिरोधी हो गया इस तरह की, या विद्युत रोधी पदार्थ बनाने में भी हो सकता है। इंसुलेटर मतलब विद्युत रोधी होता है, ठीक है। देखिए सबसे बड़ा चीज़ जो एग्जाम में कई बार पूछा है वो आप समझ लीजिए, टेफ्लॉन का पृष्ठ जो होता है वो बहुत चिकना होता है। देखिए मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ आपको बताता हूँ। यहाँ पे टेफ्लॉन का जो पृष्ठ होता है, पृष्ठ का मतलब सतह, उसका जो सरफेस होता है वो काफ़ी चिकना होता है, ठीक है। और चिकना होने के कारण उससे कोई भी वस्तु चिपकती नहीं है। टेफ्लॉन काफ़ी चिकना होता है, इसका मतलब टेफ्लॉन का कोई बर्तन हम बना दें, कोई चीज़ बना दें तो उस पर कोई भी पदार्थ चिपकेगा नहीं आसानी से। और इसी गुण का उपयोग करके कुकिंग बर्तनों यानी कि खाना बनाने वाले जो बर्तन होते हैं उस पर टेफ्लॉन का लेप चढ़ा होता है। जैसे मैं आपको एक दो एग्जांपल में दिखाता हूँ। जैसे ये कढ़ाई देखिए आप, एक कढ़ाई मैंने यहाँ पे लिया है। ये जो कढ़ाई है आपने देखा होगा, ये जो ब्लैक कलर का ऊपर चिकना चिकना आपको दिख रहा है, ये टेफ्लॉन है। टेफ्लॉन का ऊपर ऊपर परत लगा दिया गया, और इससे फ़ायदा क्या है कि इसमें आप सब्जी या कुछ भी बनाइएगा तो वो चिपकेगा नहीं आसानी से इस पर, और अगर चिपकेगा नहीं तो आसानी से आप इसको धो सकते हैं, आसानी से साफ़ कर सकते हैं। तो ऐसी कई सारी वस्तुएं हैं आप अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं जो आप यूज करते हैं, ठीक है। वो बना होता है टेफ्लॉन, मतलब बना तो हुआ किसी और चीज़ से, लेकिन उसके ऊपर परत लगी होती है टेफ्लॉन की, जिससे कि उस पर कोई पदार्थ चिपके नहीं। खास करके कुकिंग जो बर्तन होते हैं, खाना बनाने वाले जो बर्तन होते हैं, उसमें भी टेफ्लॉन का ऊपर परत चढ़ा होता है, जिसके कारण कोई भी खाना या फिर कोई भी खाद्य पदार्थ या कोई दूसरी पदार्थ उस पर चिपकती नहीं है। और अगर कुछ लग भी जाता है तो आपको ईज़िली उस पर से उसको धो सकते हैं, वॉश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फ़ायदा है टेफ्लॉन का। आगे बढ़ते हैं अब और देखते हैं आगे क्या है। देखिए यहाँ पर टेफ्लॉन का कुछ मैं और घरेलू उपयोग, डोमेस्टिक एप्लीकेशंस लेकर के आया हूँ। आप इसमें देख सकते हैं, जैसे ये कीप है, फनेल जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके उसमें टेफ्लॉन का यूज किया जाता है। ये अभी मैंने जो दिखाया बर्तन वाला बात है, ठीक है, जिसमें भोजन बनाते हैं, ये वाला। और ये आयरन है, आप देख सकते हैं। और ये तरह तरह की वस्तुएं वस्तुएं हैं, वायर पर भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। टायर में या फिर ब्रश जो होता है उसमें भी यूज होता है इसका। तो कई तरह से एक्चुअली में प्लास्टिक में और पॉलीमर में थोड़ा अंतर होता है। आपने प्लास्टिक देखा होगा, प्लास्टिक की कई सारी वस्तुएं मिलती हैं, फाइबर की मिलती हैं, और ये पॉलीमर यानी कि बहुलक की भी मिलती हैं। तो ये प्लास्टिक जैसा नहीं होता है, देखने में प्लास्टिक जैसा हो सकता है, बट प्लास्टिक में और इसमें काफ़ी अंतर होता है। तो ये सारी घरेलू वस्तुएं यानी कि हम अपने घरों में जो यूज करते हैं वो सारी वस्तुएं हैं जिनको बनाने में टेफ्लॉन का यूज होता है। और व्यापारिक तौर पर भी यानी कि बिजनेस के तौर पर भी कई सारी वस्तुएं होती हैं जिनका आप इस चित्र में देख सकते हैं। जैसे नोट वाल्ट जो बनता है उस पर भी टेफ्लॉन का परत चढ़ा होता है। कुछ पाइप ऐसे हैं या कुछ ऐसे मशीनों के नोट वाल्ट होते हैं जिनमें टेफ्लॉन का यूज होता है, ठीक है। ये ब्रेडेड वायर जो होता है उसके ऊपर भी टेफ्लॉन का यूज किया गया है। ये चेन है, साइकिल का जो चेन होता है उसके ऊपर ये जो ग्रीन ग्रीन लगा है, शायद आप देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पे जूम करके आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो, लेकिन इसमें जो ग्रीन ग्रीन है ये भी टेफ्लॉन का बना होता है, ठीक है। या ऐसे आपने देखे होंगे प्लास्टिक के जो खिलौने होते हैं, गाड़ियाँ वगैरह जिससे बच्चे खेलते हैं, उसमें ज़्यादातर इसका ये चक्री जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे टेफ्लॉन के बनाए गए पदार्थ हैं। आगे बढ़ते हैं अब देखिए अगला इम्पोर्टेंट हमारे पास जो आता है पॉलीमर यानी कि बहुलक, वो है पीवीसी। उसको शॉर्ट में हम बोलते हैं पीवीसी। और पीवीसी का फुल फॉर्म कई बार पूछ चुका है, तो पीवीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। पॉलीवाइनिल यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन पॉलीविनाइल भी लोग पढ़ता है, पॉलीवाइनिल भी पढ़ता है, ठीक है। ये इंग्लिश को किस तरह से आप हिंदी पढ़ते हैं उसके ऊपर है, आपके उच्चारण के ऊपर है, ठीक है। तो पॉलीवाइनिल क्लोराइड या पॉलीविनाइल क्लोराइड लोग इसको पढ़ता है, और ये है पीवीसी, इसका शॉर्ट फॉर्म है पीवीसी, ठीक है। पीवीसी यानी कि पॉली वाइनिल क्लोराइड, ये आपको याद रखना है। ये वाइनिल क्लोराइड का उच्च बहुलक होता है, इससे आपको मतलब नहीं है, बस फुल फॉर्म इसमें याद रख लीजिए कि पॉली वाइनिल क्लोराइड का शॉर्ट फॉर्म जो होता है वो होता है पीवीसी। अभी देखते हैं कि पीवीसी का यूज हम कहाँ कहाँ पर करते हैं, किन वस्तुओं को बनाने में इसका यूज होता है। देखिए यहाँ पर आप पढ़ लेते हैं। पॉलीवाइनिल क्लोराइड जो होता है ये विद्युत का अचालक है। सबसे पहला बात कि ये विद्युत का अचालक है, यानी कि इसमें से करंट पास नहीं हो सकता है। ये इंसुलेटर है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर हो गया, या फिर इलेक्ट्रिक के लिए ये बैड कंडक्टर हो गया, आप ये समझ लो। अचालक है, विद्युत रोधी है। नम्य है, जल प्रतिरोधी है। जल प्रतिरोधी का मतलब ये जल के लिए भी वाटर रेजिस्टेंस हो गया, यानी कि जिसको आप वाटर प्रूफ बोलते हैं वो भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि जल का इस पर कोई असर नहीं होगा, जल के कारण ये खराब नहीं होगा, ठीक है। और इसका उपयोग प्लास्टिक के पाइप बनाने में, देखिए इसका उपयोग प्लास्टिक के पाइप बनाने में, ग्रामोफोन रिकॉर्ड में, हैंड बैग में, रेनकोट में, जल रोधी पर्दे एवं अन्य वाटर प्रूफ वस्तुएं, चप्पलें, खिलौने, डिब्बे, बाल्टियां आदि वस्तुओं के बनाने में किया जाता है। सबसे मेन कारण है, एक तो ये विद्युत का अचालक है और दूसरा नम्य है।
मेन बात है यहाँ पर देखिए जल प्रतिरोधी है यानी कि वाटर रेजिस्टेंस है। तो वाटर प्रूफ जितनी भी वस्तुएं बनती हैं आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनमें से मैक्सिमम वस्तुओं में पॉलीविनाइल क्लोराइड या फिर पॉलीवाइनल क्लोराइड यानी कि पीवीसी का यूज किया गया होगा। ठीक है, पीवीसी का यूज मैक्सिमम उन पदार्थों को बनाने में किया जाता है, उन वस्तुओं को बनाने में किया जाता है जो वाटर प्रूफ रहते हैं, वाटर रेजिस्टेंस रहते हैं, जिन पर जल का प्रभाव नहीं होता। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर रेन कोट है हमारे पास, ठीक है, ग्रामोफोन रिकॉर्ड है, पाइप है प्लास्टिक की। आपको पता है कि ये पाइप जो जल के जो नलके होते हैं उनमें यूज किया जाता है। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं ये पाइप, ठीक है, एक दो मैंने चित्र भी यहाँ पर शामिल कर लिया है, पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हैं। ये जो पाइप है इसका इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर किया जाता है, वाटर को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में भी इस पाइप का यूज होता है और ये पाइप वाटर से ख़राब नहीं होता है। आपको पता होगा, जो गांव के लोग होंगे उनको पता होगा कि जो नलके होते हैं उनमें पहले लोहे की पाइपें आती थीं और लोहे की पाइपें से दिक्कत क्या था कि लोहे की पाइपें जब उनमें जंग लग जाता था संक्षारण के कारण, तो जंग लगने के कारण वो जगह जगह से बीच बीच से फूट जाती थी, जिसके कारण वो ख़राब हो जाता था या फिर नल का काम नहीं करता था ढंग से। तो आजकल ऐसी पाइपें लगने लगी हैं जो कि पीवीसी की बनी होती हैं, ठीक है, और इसका फ़ायदा ये है कि इसमें जंग नहीं लगता है। पहला बात, जल के कारण, अब जंग लगना आपको पता है कि जल के संपर्क में लोहा आएगा तो उसमें जंग लग ही जाएगा, ठीक है। और ये जो प्लास्टिक वाला बात है, जो पीवीसी का बना हुआ है, पीवीसी चूंकि जल प्रतिरोधी होता है, वाटर रेजिस्टेंस होता है, इसीलिए इन पाइपों का यूज जब किया जाता है वाटर को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में, तो ऐसे कंडीशन में ये जल से ख़राब नहीं होता है, ठीक है। अब तो घरों में जो मोटर लगे होते हैं उनमें भी इसका पाइप लगने लगा है, ठीक है। और ये जो पाइप होता है बिजली वाला, आपने देखा होगा, वो भी, उसमें भी इसका यूज होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और ये अलग अलग वस्तुएं हैं जो आप देख सकते हैं। जल रोधी जहाँ भी आ गया, जल रोधी पर्दा, पर्दा हो, वाटर प्रूफ कोई वस्तु हो, या फिर चप्पल हो, खिलौने हो, डिब्बे हो, बाल्टियाँ, वाटर प्रूफ कुछ भी हो, यहाँ तक कि रेन कोट भी, सब में पीवीसी का यूज होता है। आगे बढ़ते हैं अब देखिए अगला हमारे पास आता है ये नियोप्रीन। नियोप्रीन, इसका और भी एक नाम है पॉलीक्लोरोप्रीन, ठीक है। नियोप्रीन या पॉलीक्लोरोप्रीन आपको याद रखना है। नियोप्रीन क्या होता है, ये क्लोरोप्रीन का एक उच्च बहुलक है और यह एक प्रकार का कृत्रिम रबर भी है, रबर। इसका उपयोग पाइप, बेल्ट इत्यादि बनाने में होता है। अब देखिए इस दोनों पाइप में अंतर क्या है। जो ऊपर वाला मैंने पाइप आपको बताया ये वाला, और जो नीचे वाला अभी पाइप बता रहा हूँ, इसमें अंतर क्या है। इसमें प्लास्टिक जैसा ये देखने में आपको लगता है, ये हार्ड होता है एक्चुअली में, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं ये पाइप जो होता है जिसका वायरिंग में इस्तेमाल किया जाता है, जो घरों में वायरिंग होता है बिजली के तार का, उसमें जो पाइप इस्तेमाल किया जाता है वो भी पीवीसी का बना होता है, उसमें पीवीसी का यूज होता है। तो पीवीसी से जो पाइप बनती हैं वो एक्चुअली में थोड़ी हार्ड होती हैं। किसके कंपेरिजन में, नियोप्रीन के कंपेरिजन में। अभी नियोप्रीन की अब बात करते हैं। तो नियोप्रीन, पहला बात कि ये किसका बहुलक है, क्लोरोप्रीन का बहुलक है। और नियोप्रीन का यूज आपको ध्यान रखना है, कृत्रिम रबर, ये एक तरह का रबर है। तो आप समझ लीजिए रबर की वस्तुएं हम जितना यूज करते हैं, अगर इसमें कभी पूछ ले कि फलाने रबर की वस्तु जो है इसको बनाने में किस बहुलक का उपयोग किया जाता है, तो आपको डायरेक्ट नियोप्रीन मार्क कर देना है, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, ये जो घरों में रखा जाता है या फिर बिछाया जाता है कहीं कहीं पर, वो, या फिर बेल्ट जो होता है, बेल्ट मशीनों में जो लगता है, जैसे आपने वो देखा होगा जो आटा चक्की होती है वैसे, या फिर जनरेटर वगैरह, कहीं कहीं पर ऐसे बेल्ट लगते हैं जो कि नियोप्रीन के बने होते हैं, ठीक है। और दूसरा, आप यहाँ पे ये सूट देख सकते हैं एक, जो कि गोताखोर पहनते हैं, पानी में डुबकी लगाने वाले लोग, ठीक है, स्विमर्स जो पहनते हैं, ये भी रबर से बनी होती है। और ये उसी रबर से बनी होती है जो कि नियोप्रीन का बना होता है। नियोप्रीन से जो रबर बनता है, कृत्रिम रबर का मतलब प्राकृतिक रबर नहीं है, ये नेचुरल रबर नहीं है, ठीक है, ये मानव निर्मित रबर है। और आपको कभी भी ऑप्शन में पूछे कि कौन बहुलक नहीं है, तो आप समझ लो कि बहुलक आदमी द्वारा बनाया गया है, ठीक है। प्रकृति में बना, प्रकृति बहुलक भी है कई सारा चीज़, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो हमारे यूजेज की वस्तुएं हैं वो प्राकृतिक नहीं होती हैं, वो मानवों द्वारा बनाई गई हैं, तो वो कृत्रिम या फिर बहुलक है। अच्छा, बहुलक दो प्रकार के होता है, ये भी आप जान सकते हैं। जो पॉलीमर होता है वो दो तरह का होता है, ठीक है। एक सिंथेटिक होता है, मैं यहाँ पे लिख के आपको बता देता हूँ, देखिए पॉलीमर जो होता है यानी कि बहुलक, ये दो तरह का होता है, जिसमें एक होता है आपका नेचुरल यानी कि प्राकृतिक, ठीक है, एक नेचुरल होता है और दूसरा होता है हमारा सिंथेटिक, ठीक है। यानी कि दूसरा क्या है, अब यहाँ पर लिखने की जगह नहीं बची है तो मैं इतना पर ही लिख के छोड़ देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ, आप बात समझ लीजिएगा। नेचुरल यानी कि प्राकृतिक, और दूसरा सिंथेटिक यानी कि संश्लेषित। सिंथेटिक किसको बोलते हैं, जो प्रयोगशाला में हम लोग तैयार कर लेते हैं, बना लेते हैं फैक्ट्री वगैरह में, वो सिंथेटिक हो गया। और नेचुरल का मतलब जो बना बनाया है, पहले से प्रकृति में मौजूद है नेचर में, उसको हम नेचुरल पॉलीमर बोलते हैं, ठीक है।
जैसे एक सवाल आता है कि ये प्राकृतिक रबर किसका एक बहुलक है, तो प्राकृतिक रबर जो बहुलक है वो है आइसोप्रीन का, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आइसोप्रीन, ISOPRENE, आइसोप्रीन जो है इसका बहुलक होता है प्राकृतिक रबर। तो अभी हम क्वेश्चन की बात करेंगे, अब लगभग खत्म है। इसके बाद जो डिस्कशन वाली बात है, ये नोट्स वगैरह ये सब नहीं है। अब आपने जो भी पढ़ा है उस पर से क्या क्या क्वेश्चन आ चुके हैं पिछले कुछ सालों में एग्जाम्स में, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर से कमेंट करके मुझे बताएं, और हमारे चैनल NK मैथ्स नंदू कुमार को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर आपने लाइक कर दिया है तो आते हैं क्वेश्चन पे। पहला सवाल हमारे पास है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। और अभी अभी मैंने बताया दोस्त आपको कि प्राकृतिक रबर जो है ये बहुलक है आइसोप्रीन का, ठीक है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है दोस्त, आइसोप्रीन का। और ये सवाल कई बार रिपीट हो चुका है अलग अलग स्टेट के एग्जाम्स में, BPSC में, UPPSC जो होता है उसमें, रेलवे में भी आ चुका है, SSC में भी आ चुका है। तो आपको ध्यान रखना है, आगे भी आता रहेगा यह, ठीक है। अब देखिए, एक ये सवाल आपसे पूछ लिया गया इसमें कि निम्नांकित में कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है। प्राकृतिक बहुलक नहीं है तो आपको ये बात बता दें कि आप ये देख करके दिमाग चला सकते हैं। देखिए, प्राकृतिक का मतलब जो हम लोगों ने नहीं बनाया है, पहला बात, मानवों द्वारा नहीं बनाया गया है, प्राकृतिक नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये देखिए, इसमें से मानवों द्वारा नहीं बनाया गया वो तो प्राकृतिक हो जाएगा। एक्चुअली मैं उल्टा सोच लिया, सॉरी फॉर दैट। प्राकृतिक नहीं है, ठीक है। प्राकृतिक है अगर पूछता तो हम देखते कि जो प्रकृति द्वारा बनाया गया है, जो पहले से उपलब्ध है, जिसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। और जो हम लोगों ने खुद से बनाया है, मतलब मैंने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, बट जो कि मानव जाति द्वारा बनाया गया है, वो प्राकृतिक नहीं है, वो सिंथेटिक है। मैंने पहले ही आपको बोला था कि उसको संश्लेषित बोलते हैं, संश्लेषित बहुलक। और जो प्रकृति में पहले से मौजूद है, जो हमने नहीं बनाया है खुद से, उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक बहुलक। अब आप इसमें देख लीजिए, ऊन क्या है, ऊन हमने नहीं बनाया है दोस्त, ऊन तो पहले से बना बनाया है। ऊन एक्चुअली में, अब ऊन हम, आप बोलोगे कि ऊन तो हम खुद से ही बनाते हैं, लेकिन दोस्त ऊन बनाने के लिए जो वस्तुएं हम प्राप्त करते हैं वो तो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त करते हैं ना। रेशम, रेशम भी पहले से बना बनाया है, चमड़ा, स्किन, ये भी बना बनाया है। तो प्राकृतिक बहुलक कौन नहीं है दोस्त, इसमें नाइलॉन नहीं है, क्योंकि नाइलॉन को हम लोग खुद से बनाते हैं, ठीक है। और ये सिंथेटिक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगला सवाल आपके पास है कि निम्नलिखित में से कौन एक गैर सेलुलोजी रेशे का उदाहरण है। देखिए, रेशा देख के आप समझ जाइए कि ये भाई, अच्छा चलो रेशा का बात हटाते हैं, रेशा क्योंकि ये प्राकृतिक भी हो सकता है। तो इसमें गैर सेलुलोजी बताना है, यानी कि जो सेलुलोज का नहीं बना होता है, ठीक है। सेल्यूलोज पौधे से प्राप्त होता है। आपको पता होगा कि पादप कोशिका जो होती है, पौधे की जो कोशिका होती है, वो सेल्यूलोज की बनी होती है। तो आप इसमें से देख लो ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि पौधे के किसी भाग से हमें प्राप्त नहीं होता है। रेयॉन, जूट, लिनन, ये सब पौधे से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं, या फिर पौधों से प्राप्त किसी न किसी चीज़ से ये बनते हैं। लेकिन नाइलॉन जो है ये प्रयोगशाला में तैयार होता है, इसमें पौधे का कुछ खास यूज नहीं है। तो नाइलॉन जो है ये गैर सेल्यूलोजी यानी कि सेल्यूलोज का बना हुआ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक ये सवाल पूछ लिया छोटा सा कि निम्नलिखित में कौन बहुलक नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्त कि इन ऑप्शंस में से घी बहुलक नहीं है, ठीक है। जो छोटे छोटे अलग अलग अणुओं से मिलकर बना है, या सेम प्रकार के ही अणुओं से, जैसे आपको पता होगा कि प्रोटीन एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है, तो इस तरह से छोटे दूसरी चीज़ों से जो मिल करके और बड़ा अणु बना होता है तो उसको बहुलक बोलते हैं। लेकिन इसमें घी जो है ये बहुलक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, अगला सवाल आपके पास है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है। पॉलीथीन क्या है, एक सिंथेटिक पॉलीमर है, यानी कि संश्लेषित बहुलक है। और आपसे ये पूछ रहा है कि उसको संश्लेषित करने में, यानी कि पॉलीथीन को बनाने में, इन चारों में से किसका उपयोग किया जाता है। तो आपको बता दें, पहला बात मेरे दोस्त, कि पॉलीथीन बनाने में इन चारों में से तो किसी का यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन गलत हैं। पॉलीथीन जो होता है ये बनता है पॉलीएथिलीन से, ये मैंने शायद बताया है इस वीडियो में, या फिर हो सकता है नहीं भी बताया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पॉलीथीन एक्चुअली में एथिलीन के बहुलीकरण से ही बनाया जाता है। तो एथिलीन किसका पॉलीमर है, किसका पॉलीथीन किसका पॉलीमर है, ये है एथिलीन का, ठीक है। एथिलीन से ये बना होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि पॉलीथीन जो होता है ये एथिलीन से बना होता है। इसमें ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सारे ऑप्शन गलत हैं। पॉलीथीन किससे बना होता है, एथिलीन से, यानी कि ये पॉलीथीन किसका बहुलक है, एथिलीन का बहुलक है, यानी कि एथिलीन के अणुओं से मिलाकर के पॉलीथीन को बनाया गया होगा। पॉलीथीन जब बहुलक है तो हम बोले थे कि बहुलक क्या होता है मेरे दोस्त, बहुलक जब किसी
छोटे छोटे कई सारे अणुओं को जोड़ करके और बड़ा अणु बनाया जाता है तो उसको बोलते हैं बहुलक। यानी कि पॉलीथीन एथिलीन के छोटे छोटे अणुओं को मिला करके बनाया गया होगा, इसीलिए पॉलीथीन को हम बोलेंगे कि यह एथिलीन का बहुलक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, कई बार आ चुका है कि प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो प्लास्टिक से गैस उत्पन्न जो होती है उसका नाम है पॉलीएथिलीन। ठीक है, कौन सा नाम है भाई? पॉलीएथिलीन। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारे नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन ये तो आपको पता है कि इनका कोई यूज नहीं है फिलहाल यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं बहुलक में। ये पॉलीएथिलीन बहुलक का एक नाम है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? पॉलीएथिलीन। देखिए भाई, अगला सवाल हमारे पास ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? यानी कि बुलेट प्रूफ कपड़े जो बनाए जाते हैं उसमें कौन सा बहुलक इस्तेमाल किया जाता है? काफ़ी ज़बरदस्त और अच्छा सा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है बहुलक। तो यहाँ पे आपको हम बता दें कि पॉलीएमाइड जो है इस बहुलक का यूज किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट या फिर बुलेट प्रूफ कोई वस्त्र बनाने में। ठीक है, पॉलीएमाइड का अब कई सारे नाम है। देखें, पहला बात तो पॉलीएमाइड के बारे में आप ये ध्यान रख सकते हैं कि ये एक सिंथेटिक बहुलक है, यानी कि ये संश्लेषित बहुलक है। ठीक है, सिंथेटिक पॉलीमर है। सिंथेटिक का मतलब ये प्राकृतिक बहुलक नहीं है, ये एक संश्लेषित बहुलक है जो हम लोग प्रयोगशाला में तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में एक और नाम आपको याद रखना है कि इसका जो ब्रांड नेम है वो है केवलर। क्या नाम है दोस्त? केवलर। तो केवलर इसका ब्रांड नाम है, आपको ध्यान रखना है। इट मे बी कि ऑप्शन में आपको पॉलीएमाइड ना मिले कभी और केवलर मिल जाए। तो आप ये बात एक ध्यान में रख सकते हैं कि अगर बुलेट प्रूफ की बात कहीं पर की जाए, जरूरी नहीं है कि कपड़े बनाने में ही बुलेट प्रूफ की बात की जाए, तो आप केवलर या फिर पॉलीएमाइड को मार्क कर सकते हैं। इतना बात आपको ध्यान रखना है। अभी आगे देखते हैं कि और क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और आपको बात बता दें यहीं पर, या फिर चलो आगे उसके लिए सवाल हमने रखा है तो आगे जब सवाल आएगा तब देखेंगे उसको। देखिए, ये सवाल है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जो है उसका उपयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में। अब देखिए, यहाँ पर कपड़ा नहीं आया, यहाँ पर खिड़की आ गया और खिड़की कांच से बनता है। तो उस कांच में कौन सा बहुलक उपयोग किया जाता है जिससे बुलेट प्रूफ खिड़की बनती है? और ये घरों की भी खिड़कियाँ हो सकती हैं या फिर गाड़ियों की जो शीशे होते हैं, गाड़ियों बुलेट प्रूफ जो कार्स होती हैं उनके जो शीशे होते हैं उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। तो आपसे ये पूछा गया है कि बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो वो होता है पॉलीकार्बोनेट। ये ध्यान रखना है, बुलेट प्रूफ जो खिड़की बनता है उसमें पॉलीकार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक ये सवाल आ गया कि बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक का उपयोग किया जाता है, और हमने आपको बोला था दोस्त कि पॉलीएमाइड उसका नाम है। जब कोई कपड़ा आए, कपड़ा बुलेट प्रूफ कोई वस्त्र आ जाए, क्लॉथ आ जाए, तब आपको आंसर मार्क करना था पॉलीएमाइड। क्या मार्क करना था? पॉलीएमाइड। और मैंने ये भी बोला था दोस्त कि पॉलीएमाइड का जो ब्रांड नेम है ये है केवलर। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑप्शन में हमारे पास केवलर मौजूद है, यानी कि ऑप्शन सी क्या है? सही उत्तर है। तो बुलेट प्रूफ जैकेट या बुलेट प्रूफ कोई भी वस्त्र बनाना हो, क्लॉथ बनाना हो, तो उसमें पॉलीएमाइड या फिर केवलर का इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्त, अगला सवाल हमारे पास एक ये पूछा गया है। ठीक है, उत्तराखंड पीएससी में एग्जाम आ चुका है। इसमें आपसे पूछा गया है कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। हमने अभी इसका आंसर किया था कि ये केवलर है भैया, जिसका पॉलीएमाइड भी नाम है। लेकिन आप देख रहे हैं कि इस ऑप्शन में हमारे पास, इस सवाल में ऑप्शन में ना तो केवलर है और ना ही पॉलीएमाइड है। अब देखिए, इस यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि अपने दिमाग से आंसर को लगाना है, और सबसे पहला बात कि जो बिल्कुल भी आंसर के करीब नहीं है उसको आपको एलिमिनेट कर देना है, यानी कि गलत काट देना है कि वो हमारा आंसर हो नहीं सकता। जैसे बुलेट प्रूफ का मतलब जिस पर गोली चलाने से गोली काम नहीं करे या फिर गोली लगे नहीं उस व्यक्ति को। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं गन मेटल दिया है ऑप्शन बी में। बताइए गन मेटल का इससे क्या लेना देना है भाई? गन मेटल से तो गोली बनती है, उल्टा में बुलेट बनती है। ठीक है, तो ये गन मेटल तो गया यहाँ से, ये नहीं हो सकता है आंसर। ये शीशा में कौन सा शीशा है ये नहीं लिखा है, तो ये भी गलत हो गया। रेशेदार शीशा कभी भी गन के बुलेट को रोक नहीं सकती है, तो ये भी गया। हमारे पास एक आंसर बचता है जिसका नाम है लैमिनेटेड कांच, यानी कि पटलित कांच। अब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। वैसे अगर इस ऑप्शन में हमारे पास केवलर होता या पॉलीएमाइड होता तो वो बेहतर आंसर हो सकता था, लेकिन वो ऑप्शन नहीं है, तो मजबूरी में हमें ऑप्शन डी को मार्क करना पड़ रहा है। और ऐसा आपके साथ भी एग्जाम हॉल में हो सकता है, तो आपको इसके आसपास का चूज करना पड़ेगा कि कौन सा इससे रिलेटेड ऑप्शन है, उसको आपको चूज करना पड़ेगा। अब आपको बता दें कि देखिए भाई, अगर केवलर का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में
जो जैकेट होती है एक्चुअली में आप कभी देखे होंगे फिल्मों में, तो बुलेट प्रूफ जो जैकेट होती है वो काफ़ी मोटी होती है, ठीक है। और मोटी होने का कारण होता है कि उसकी 2 परतों के बीच, जैसे ये जैकेट का 2 परत है, ठीक है। तो जैकेट की 2 परतों के बीच काँच का परत बना दिया जाता है, ठीक है। इसके अंदर काँच का परत बना दिया जाता है, यानी कि काँच का एक लेवल बना दिया जाता है, जिसको पार नहीं कर पाता है गन का बुलेट, ठीक है। अब वो कौन-सा काँच होता है भैया, साधारण काँच होता तो शीशा ही आंसर हो जाता हमारा, लेकिन वो साधारण काँच नहीं होता है। ये जो बीच में परत बनाया गया है, ये होता है पॉलीकार्बोनेट, ठीक है। जो अभी हम पढ़ रहे थे कि काँच जो खिड़की होती है, बुलेट प्रूफ खिड़की हम पढ़ रहे थे कि बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में किसका यूज़ होता है, पॉलीकार्बोनेट का यूज़ होता है, ठीक है। पॉलीकार्बोनेट का यूज़ करते हैं हम लोग किसमें, बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में, ठीक है। और इसी पॉलीकार्बोनेट के छोटे-छोटे काँच के टुकड़ों को सजा-सजा कर, यानी कि व्यवस्थित क्रम में रख करके, और ये जैकेट बनाया जाता है बुलेट प्रूफ। बुलेट प्रूफ जैकेट के मोटा होने का यही कारण है कि उसके 2 परतों के बीच, जैसे ये एक कपड़ा का परत हो गया, इस पे हम क्या करेंगे कि छोटे-छोटे ऐसे काँच के टुकड़े बिल्कुल करीब-करीब रख करके, जिसके अंदर से गोली पास ना हो सके, करीब-करीब रख करके सजा-सजा करके और बहुत प्यार से उसको सजाया जाता है। उसके ऊपर से दूसरी कपड़ा की परत रखी जाती है और तब उसको बनाया जाता है, ठीक है। तो बुलेट प्रूफ जैकेट जो होता है, उसके अंदर क्या भरा होता है मेरे दोस्त, पॉलीकार्बोनेट काँच जो होता है, इसका एक परत बना होता है, इसी कारण वो बुलेट प्रूफ होता है। या फिर केवलर या पॉलीएमाइड का यूज़ हो सकता है, तो आप ये बात ध्यान में रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवाल हैं, देख करके जल्दी से वीडियो को ख़त्म करेंगे। बस मेरा मोटो ये है कि कोई भी सवाल छूटने ना पाए, चाहे एग्ज़ाम कोई भी हो, वो रेलवे ग्रुप डी की हो, रेलवे एनटीपीसी को हो, या फिर एसएससी का हो, या दिल्ली पुलिस का, या कोई भी एग्ज़ाम हो हमारे भारत का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें अगर पॉलीमर से कोई क्वेश्चन है बहुलक से, तो वो छूटने ना पाए। आगे बढ़ते हैं अब ये एक सवाल आ गया हमारे पास कि टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है, बताइए। ये बात तो हमने आपको समझा रखा था भैया नोट्स में, अभी डिटेल में जब बात बताया था, तो टेफ्लॉन का सामान्य नाम हमने बताया था कि टेफ्लॉन को क्या बोला जाता है। तो टेफ्लॉन को बोला जाता है मेरे दोस्त पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन। इसका शॉर्ट फॉर्म भी हमने बताया था, पी पॉली के लिए, टेट्रा के लिए टी, और फ्लोरो के लिए एफ, और एथिलीन के लिए ई। ये इसका PTFE इसका शॉर्ट फॉर्म था, जिसका मतलब है पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन, ठीक है। और इसी को शॉर्ट में हम टेफ्लॉन बोलते हैं। तो टेफ्लॉन किसका सामान्य नाम है दोस्त, इसका फुल फॉर्म क्या है, पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन, ठीक है। और ये किसका बहुलक है, पॉली को हटा दो, जो बच गया इसका बहुलक है। किसका बहुलक है दोस्त, पॉली को आपको हटा देना है, जो बच गया टेट्राफ्लोरोएथिलीन का ये बहुलक है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अब, और इसका गलनांक भी हमने पढ़ा था, 330 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है, और ये अलग अलग कामों में उपयोग होता है, जैसे कुकिंग, जो बर्तन होते हैं, पॉट्स होते हैं, जिनका इस्तेमाल हम लोग कुकिंग में यानी कि भोजन पकाने में करते हैं, उस पर इसका लेप चढ़ाया जाता है, ताकि उस पर कोई पदार्थ चिपके नहीं जल्दी से, और चिपके तो इजीली वो वॉश हो जाए, साफ हो जाए। आगे बढ़ते हैं, अगला एक सवाल देखते हैं। अब देखिए एक ये सवाल आ गया कि नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई, वही जो मैंने कढ़ाई आपको चित्र में दिखाई थी, उस पर किसका लेप लगा होता है, तो टेफ्लॉन का लेप लगा होता है। ये बात मैंने पहले आपको बता रखा है, आप वीडियो के शुरू में देखे होंगे तो आपको याद होगा। ये सेम तरह का एक सवाल आ चुका है, यार रुक जाओ भाई। तो ये सवाल जो है ये सेम तरह का हो गया, आपसे पूछा गया है कि बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयोग होता है, यानी कि बर्तन पर न चिपकने वाली सतह के रूप में हम किस बहुलक का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने ये बात आपको बता रखा है कि टेफ्लॉन इतना चिकना होता है कि इस पर कोई पदार्थ इजीली चिपकता नहीं है, और इसी के कारण इसका उपयोग किया जाता है कुकिंग बर्तनों में, यानी कि जो खाना बनाने के लिए बर्तन होते हैं उस पर इसका लेप चढ़ा दिया जाता है, ताकि उस पर भोजन का कण चिपके नहीं और वो इजीली साफ हो जाए, ठीक है। तो टेफ्लॉन वो बहुलक है, वो पॉलीमर है, जिसका इस्तेमाल होता है न चिपकने वाली सतह के रूप में। आगे बढ़ते हैं अब ये देखिए अगला सवाल हमारे पास ये है, जिसमें आपसे ये पूछा गया है कि टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका एक लक बहुलक है, एक लक का बहुलक है। एक लक पहले मैंने आपको बताया था कि एक लक क्या होता है, पहले आपको हमने ये बताया था कि पॉलीमर क्या होता है, ठीक है। पॉलीमर यानी कि बहुलक, तो मैंने बोला था दोस्त, जब छोटे छोटे अणुओं को मिला करके कोई बड़ा उच्च भार वाला बड़ा अणु बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉलीमर। और पॉलीमर जिन छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है, मॉलिक्यूल से, उनको हम बोलते हैं मोनोमर, ठीक है। मोनोमर का मतलब यही एक लक जो लिखा है वो, ठीक है, मोनोमर, ठीक है। ये होता है एक लक, यानी कि वो छोटे छोटे अणु जिनको मिला करके हम बहुलक को तैयार करते हैं।
तो आपको पता है कि टेफ्लॉन एक बहुलक है और टेफ्लॉन किसका बहुलक है, यानी कि ये किसके अणुओं से मिलकर बना है, ये आपको बताना है। और ये बात हमने अभी आपको पिछले किसी सवाल में बताया था और शुरू में भी ये बात बताया था कि टेफ्लॉन जो होता है वो टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक होता है। ठीक है, और ये बीपीएससी में पूछा गया सवाल है, 2016 के अंदर पूछा गया था। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये रेलवे में नहीं आ सकता, और जो ऐसा सोचता है वो कभी भाई सरकारी जॉब नहीं पा सकता। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये रेलवे में नहीं आ सकता, और जो ऐसा सोचता है वो कभी सरकारी जॉब नहीं पा सकता। ये ध्यान रखिएगा। आपको हर एक तरह का जीके में कोई भैया लिमिट नहीं होती है। ये होता है कि अगर आप बड़े एग्जामों में जाइएगा तो थोड़े 4-4 लाइन के 5-5 लाइन के जीके आ जाते हैं और उनके ऑप्शन कन्फ्यूजिंग होते हैं ज़्यादा। ठीक है, लेकिन ये उस टाइप का सवाल है जो रेलवे ग्रुप डी में या रेलवे एनटीपीसी में आ सकता है। इवन ये एसएससी में भी आ सकता है। तो आपसे सवाल किया गया था कि टेफ्लॉन किसका एक बहुलक है, तो ये है टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। और टेफ्लॉन का जो पूर्ण नाम है, शॉर्ट नाम है, वो है PTFE। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म जो है टेफ्लॉन का वो क्या है, मैंने आपको बताया था। पॉली पी के लिए थोड़ा साफ लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए पॉली, ये पी के लिए हो गया, टी के लिए था टेट्रा, ठीक है, और एफ के लिए था फ्लोरो, और ई के लिए क्या था, एथिलीन। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है। और इसी में से हमने दोस्त आपको ये कहा था कि अगर आपको इसका ये पता करना है कि टेफ्लॉन किसका बहुलक है, तो हमने बोला था कि इस पॉली को बस हटा दो, तो जो बच गया टेट्राफ्लोरोएथिलीन, ये इसका जो एकलक बहुलक है। ठीक है, टेफ्लॉन किसका बहुलक है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। और अगर ये पूछा जाए कि टेफ्लॉन का फुल फॉर्म क्या है, तब आपको बताना पड़ेगा पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन। आगे बढ़ते हैं। अब ये अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसको छोड़ देते हैं, इसमें ना चिपकने वाली कढ़ाई का बात आ गया तो टेफ्लॉन आंसर हो जाएगा। नियोप्रीन, देखिए नियोप्रीन का यूज हमने बताया था आपको। नियोप्रीन एक तरह का रबर होता है और पीवीसी एक तरह के प्लास्टिक के साथ यूज किए जाने वाला क्या है आपका, पॉलीवाइनल क्लोराइड इसका नाम था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, प्लास्टिक के साथ यूज होता है, या जैसे प्लास्टिक का जो पाइप बनता है उसमें पीवीसी का यूज होता है। नियोप्रीन क्या है, एक तरह का रबर है। इसका इस्तेमाल रबर से बनी वस्तुओं जैसे जो गोताखोर होते हैं, स्विमर्स होते हैं नदी में तैरने वाले, वो तैरने वाला जो सूट बनता है वो इससे बनता है। ठीक है, रबर का बेल्ट वगैरह तैयार किया जाता है नियोप्रीन से। अब ये एक थोड़ा अलग सवाल पूछ दिया आपसे कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। बर्तन चमकीला, देखिए इसके लिए किसका इस्तेमाल इसमें से किया जाता है, बर्तन बेचने वाले लोग काफ़ी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आपको बता दें ये है जिंक ऑक्साइड। ठीक है, जिंक ऑक्साइड। अब ऐसा नहीं कि टेफ्लॉन ऑप्शन में दे टेफ्लॉन लगा दिए दोस्त, टेफ्लॉन न चिपकने वाली परत के रूप में इस्तेमाल होता है, चमकीला के लिए नहीं। ठीक है, चमकीला यानी कि बर्तनों को ब्राइट बनाने के लिए दूर से देखने में वो काफ़ी आकर्षक लगेगा, आपको लगेगा कि बहुत साफ़ सुथरा बर्तन है भाई, चमकीला है। तो मतलब बर्तन को ऐसे चमकीला बनाने में कौन सहायता करता है या कौन सा पदार्थ उपयोगी होता है, वो होता है जिंक ऑक्साइड। ये आपको ध्यान रखना है। एक ये सवाल आपसे पूछ दिया कि निम्नलिखित में से कौन पॉलीमर नहीं है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। टेफ्लॉन और नाइलॉन तो हमने समझ ही गए थे। और पॉली का मतलब देखो, पॉली मतलब एक से ज़्यादा हमने समझाया था आपको। टेफ्लॉन और नाइलॉन हमने अभी पढ़ रखा है कि नाइलॉन क्या है, ये सिंथेटिक पॉलीमर है, यानी कि यह, अब देखिए यहाँ पर हिंदी में नहीं लिखा है कि बहुलक नहीं है, सवाल में लिखना चाहिए था कि कौन सा बहुलक नहीं है, लेकिन यहाँ इंग्लिश शब्द लिख दिया है पॉलीमर नहीं है, तो आपको इंग्लिश हिंदी थोड़ा बहुत आना चाहिए। ठीक है, अब आपको हमने इसी वीडियो में कितना बार बता रखा है ये बात कि नाइलॉन सिंथेटिक पॉलीमर है, यानी कि यह संश्लेषित बहुलक है। टेफ्लॉन भी बहुलक है, ये तो कई बार सवाल में आ चुका है। अब बचता है हमारे पास दो ऑप्शन, इसमें से चूज करना है कि कौन सा बहुलक नहीं है। ये पॉली आप मिला सकते हैं। पॉली का मतलब, पॉलीमर का मतलब भी है जो कई सारे मॉलिक्यूल्स यानी कि एक से अधिक अणुओं से मिलकर बना होता है। और पॉली का मतलब शुरू में ही समझाया था कि पॉली क्या है, रूट वर्ड है दोस्त। पॉली इंग्लिश का रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है बहु, यानी कि एक से ज़्यादा। ठीक है, तो एक से ज़्यादा अणुओं से अगर मिलकर कोई चीज़ बना है तो वो पॉलीमर जरूर से हो सकता है। तो ये भी पॉलीमर है। और हमसे ये सवाल में पूछा गया है कि कौन पॉलीमर नहीं है, तो ये पॉलीमर नहीं है दोस्त। ऑप्शन सी में जो दिया गया है कैप्रोलेक्टम, ये पॉलीमर नहीं है मेरे दोस्त। देखिए एक ये सवाल है, आपसे पूछा गया है कि बेकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन से बनता है, तो बेकेलाइट दोस्त बनता है फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से। ठीक है, ये भी सवाल आया हुआ है तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये कुछ खास सवाल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, अगला सवाल और अंतिम सवाल इस वीडियो का हमारे पास आ चुका है। इस सवाल में आपसे ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त, बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा। पहले आपको ये बता दें कि जैव निम्नीकृत का क्या मतलब है। ठीक है, जैव निम्नीकृत का मतलब है बायोडिग्रेडेबल।
ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए अगर कोई देख रहा है तो मैं बता देता हूँ, बायोडिग्रेडेबल होता है इसका मतलब। अब जैव निम्नीकृत का मतलब इसको जैवीय तरीके से यानी कि जैविक प्रक्रियाओं द्वारा किसी पदार्थ को अगर हम अपघटित कर पाते हैं, अपघटित का मतलब उसको मिट्टी में मिला देना यानी कि खत्म कर देना, समाप्त कर देना। अगर ऐसा हो पाता है तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो जैव निम्नीकृत है। ठीक है, यानी कि जैविक प्रक्रिया द्वारा उसका हम अपघटन कर सकते हैं, डिग्रेड उसको कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा है जो जैविक प्रक्रियाओं द्वारा यानी कि बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जैविक प्रक्रियाओं द्वारा जिसको हम डिग्रेड नहीं कर सकते हैं यानी कि अपघटित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें से कौन ऐसा पदार्थ है जो कि सजीव से नहीं बनाया गया है, सजीवों से यानी कि जो प्राकृतिक वस्तुओं से नहीं बनाया गया है। अब देखिए, प्रोटीन सजीवों में पाया जाता है, स्टार्च भी सजीवों में पाया जाता है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, और ये सेलुलोज, सेलुलोज मैंने बताया था कि पादप जो कोशिका होती है, पौधों की कोशिका, वो सेलुलोज की बनी होती है, तो सेलुलोज भी कहीं ना कहीं जीवित प्राणियों से रिलेटेड है। तो ये सारे बायो यानी कि जीवित प्राणियों से रिलेटेड हैं। और पीवीसी जो है ये केमिकल पदार्थ है एक, और ये प्लास्टिक के जैसा होता है, इसका पाइप बनता है, मैंने आपको शुरू में पढ़ा रखा है पीवीसी। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का ये शॉर्ट फॉर्म है, और ये एक बहुलक है, और ये प्लास्टिक जैसा होता है, तो इसको हम जल्दी डिग्रेड नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जैव निम्नलिखित का मतलब जरा आप इस तरीके से समझें कि ये सारी वस्तुएं हैं, इनको अगर हमें समाप्त करना है, जैसे इनकी कोई सेलुलोज की बनी हुई कोई वस्तु है आपके घर में लेट से, ठीक है, तो सेलुलोज की बनी हुई अगर कोई वस्तु है हमारे पास, और हमारे पास वो खराब हो चुकी है, तो घर में हमारे पास वो कूड़े जैसा पड़ा हुआ है कि उसको कूड़ेदान में फेंक दे। अब कूड़ेदान में फेंकोगे तो कूड़ा कहाँ पर फेंका जाता है भाई, या तो जलाया जाएगा, लेकिन जलाने से आपको पता है कि वायु प्रदूषण फैलेगा, एयर पोल्यूशन। तो उसको हम ज़मीन के अंदर डाल सकते हैं, गड्ढा भरने में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन गड्ढा भरने के बाद क्या वो डिग्रेड हो पाएगा यानी कि अपघटित हो पाएगा? अपघटित का मतलब जैसे आप किसी मरे हुए जीव जंतु के शरीर को गड्ढे में डाल देते हैं और ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं, तो वो कुछ समय बाद समाप्त हो जाता है। उसके अंदर कीड़े उसको छोटे छोटे काट 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 के और खा जाते हैं, यानी कि डिग्रेड कर देते हैं, उसको अपघटित कर देते हैं, और उससे जो भी गैसें या फिर जो भी चीज़ें निकलती हैं वो वायुमंडल में वापस मिल जाती हैं या मिट्टी में मिल जाती हैं और खाद के जैसा काम करने लगती हैं। तो उसको हम बोलते हैं कि वो बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि उसको हम ज़मीन में अंदर गार करके और उसको डिग्रेड कर सकते हैं, यानी कि उसको अपघटित कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा पदार्थ जिसको ज़मीन में गाड़ने के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपने आज गाड़ा और 5 साल बाद निकाला, 2 साल बाद निकाला, तो वो वैसे का वैसे ही है, तो उसको बोलते हैं कि भैया वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, यानी कि उसको हम ज़मीन में गाड़ करके या सुरक्षित तरीके से, मतलब आसानी से उसको हम डिग्रेड नहीं कर सकते हैं बिना पर्यावरण को हानि पहुँचाए। तो वो होता है कि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जैसा कि पीवीसी, प्लास्टिक या कोई पदार्थ। और आपको पता है कि सरकार भी बार बार बोलती है कि प्लास्टिक का, पॉलीथीन का, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल हमें कम से कम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए अगर हो सके तो। ठीक है, क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। अगर आपको उन्हें अपघटित करना है तो जलाना पड़ेगा। अगर आप नदी में फेंकते हैं तो भी उससे हानि है, नदी में जो रहने वाले प्राणी हैं उनको हानि है। ठीक है, या फिर जल प्रदूषण उससे बढ़ेगा, जो वाटर पोल्यूशन है। आप उनको जलाते हैं तो एयर पोल्यूशन बढ़ेगा, और दफनाते हैं यानी कि मिट्टी में गाड़ते हैं तो उससे सॉइल पोल्यूशन यानी कि मृदा प्रदूषण बनेगा, क्योंकि वो मिट्टी में डिग्रेड नहीं होंगे। और ऐसा नहीं कि वो जीव जंतु के शरीर के जैसा या किसी सजीव प्राणी जैसा आप गाड़ देंगे तो वो गाड़ने के बाद अपघटित हो जाएंगे जीवाणुओं द्वारा, यानी कि बैक्टीरिया या फिर जो अ, छोटे जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव, उसके द्वारा वो डिग्रेड नहीं हो सकता है। ठीक है, और ना ही वो खाद के रूप में काम करेगा बाद में मिट्टी में मिल करके, मिट्टी में मिलेगा ही नहीं। ठीक है, जब अपघटित नहीं होगा, वो डिग्रेड नहीं होगा, तो मिट्टी में मिलेगा नहीं और खाद के जैसा काम भी नहीं करेगा। तो वो हर एक जगह आपको हानि पहुंचा सकता है। जब तक वो सही फॉर्म में है, पीवीसी या किसी भी प्लास्टिक का बना हुआ पदार्थ, तब तक आपके काम लायक है। लेकिन जब वो खराब हो जाएगा, आपके इस्तेमाल में नहीं है, तब आप उसको डिग्रेड नहीं कर पाएंगे आसानी से। ठीक है, तो ये जैव निम्नीकृत होता है। और इसमें से आप अब ये बात समझ पाए होंगे कि सेल्यूलोज पौधों से रिलेटेड पदार्थ है, स्टार्च और प्रोटीन तो हर एक के शरीर में पाया जाता है, तो ये सजीव प्राणियों के शरीर में पाया जाने वाला पदार्थ है, इसलिए ये बायोडिग्रेडेबल है। इनको हम ज़मीन में गाड़ करके और डिग्रेड कर सकते हैं। लेकिन पीवीसी एक प्लास्टिक है, इसको ज़मीन में गाड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा पीवीसी। और ये इस वीडियो का अंतिम सवाल था। ये वीडियो अब कहने के लिए जीके की वीडियो है, लेकिन मैथ के बराबर हो चुकी है, लंबी वीडियो हो चुकी है। मेरा मन नहीं था इतना लंबा वीडियो खींचने का, लेकिन दोस्त सवाल 27 होंगे, मुझे भी नहीं पता था कि 27 सवाल मैंने लिखे हैं इसमें। बट कोई बात नहीं, इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि अगर पॉलीमर्स यानी बहुलक से कोई सवाल पूछा जाए आगे तो आप फेल करोगे, आप उसको नहीं बना पाओगे। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बता सकते हैं। और जिन लोगों ने लास्ट तक वीडियो को देखा
उनको तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो सबको।